गाजीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो एक बड़ी नदी के बिल्कुल किनारे बसा था। गांव के चारों ओर घने पेड़ पौधे थे और यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती थी। जनवरी आते ही नदी से सफेद कोहरा उठता और पूरा गांव उसमें ढक जाता। सुबह छतों पर जमी ओस नमक जैसी चमकती दिखाई देती थी। नदी का पानी इतना ठंडा हो जाता कि हाथ डालते ही सुन्न पड़ जाए। जंगलों से आने वाली ठंडी हवा सीधे सीने में चुभती थी। जिनके पास पक्के घर थे उनके लिए यह नजारा बहुत सुंदर था, लेकिन गरीब लोगों के लिए यही ठंड सबसे बड़ी परेशानी बन जाती थी। हे ऊपर वाले, ये कितनी ज्यादा ठंड कर दी है आपने। कुछ तो तरस खाओ हम गरीबों पे। देख रही हो सीता, कितनी कड़ाके की ठंड है इस बार। घर से बाहर निकला भी नहीं जा रहा है। अजी सच कह रहे हो आप। इतनी ज्यादा ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। पर इस साल तो ठंड कहर बरसा रही है। घर से बाहर जाओ तो ठंडी हवा शरीर को चीरती हुई निकल जाती है और पूरा शरीर थरथराने लगता है। देखो तो जरा सीता, सूरज भी जैसे लुका छिपी खेल रहा है। पूरे दिन कोहरा छाया रहता है। हाँ, ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। इस बार आप काम पर कैसे जाओगे? अब तो आपको सुबह ही सेठ घनश्याम लाल की दुकान पहुंचना होता है। हम तो फिर भी घर में रहकर आग सेक लेते हैं। अब क्या कर सकता हूँ सीता, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी ठंड हो। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बस काम से मतलब है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। देर हो गई तो मालिक गुस्सा करेंगे। रामू एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम किया करता था, जिससे उसे जो भी पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चल जाता था। वैसे तो गाजीपुर गांव में हर साल ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी, पर इस बार तो ठंड ने सब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। पूरा गांव ठंड से परेशान था। पूरे दिन कोहरा छाया रहता था, धूप के तो दर्शन तक नहीं हो रहे थे। गांव का चौपाल, जहां लोग बैठकर पूरा दिन बातें किया करते थे, आज वह बिल्कुल सूना वीरान पड़ा था। ठंड ने हर किसी को परेशान कर दिया था। आर्यन के पापा, आज तो घर में आटा भी बहुत कम बचा है। बस 5 रोटी ही बन पाई हैं, जो मैंने आपको दिन के खाने के लिए बांध दी हैं। और 2 रोटी में से एक रोटी बच्चों को दे दूंगी। मेरा तो आज उपवास है। नहीं सीता, वो 2 रोटी भी बच्चों को खिला दो। मैं तो चाय पीकर ही काम चला लूंगा। वैसे भी दिन इतने छोटे होते हैं कि आजकल भूख ही कहाँ लगती है। शाम को राशन लेकर आऊंगा, तब रोटी बना लेना आराम से। सीता को भी पता था कि एक कप चाय से पूरा दिन निकलना मुश्किल है, पर गरीबी के कारण वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। रामू काम के लिए घर से बाहर निकल रहा था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। इस कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की वजह से रामू का शरीर ठंड से कपकपाने लगा था। उसके शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती और कुर्ता में उसे और भी ज्यादा ठंड लगती, पर वो मजबूर था अपने हालातों के कारण। इतनी ठंड में भी उसे काम पर तो जाना ही पड़ता था। शरीर को जमा देने वाली ठंड में भी रामू अपने मालिक की दुकान पर सुबह 6 बजे तक टाइम से पहुंच जाता था। अरे रामू, अब आ रहा है। इतनी ठंड में लोग सुबह से चाय के लिए खड़े हैं और तुम आराम से देर से आते हो। रोज का यही हाल हो गया है। जब तुम समय पर नहीं आओगे तो दुकान कैसे चलेगी? कस्टमर इंतजार करते रहेंगे क्या? साफ कह रहा हूं, आगे से देर हुई तो ठीक नहीं होगा। समय पर आना सीखो, नहीं तो यहां काम करना मुश्किल हो जाएगा। सेठ जी, ठंड तो ऐसी पड़ रही है जैसे जान ही निकाल लेगी। बाहर बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही है। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। सुबह उठना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए कभी कभी थोड़ा देर हो जाती है। जानबूझकर देर नहीं करता सेठ जी, ठंड की वजह से ही ऐसा हो जाता है। ठीक है, मुझे कहानी मत सुनाओ। बस इतना समझ लो कि आगे से जल्दी आना है। अब बहस मत करो, सीधे जाकर जल्दी से बर्तन धो डालो। काम पहले करो, बात बाद में। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना रामू के लिए आसान नहीं था, पर वह कर भी क्या सकता था। कहते हैं ना, गरीबी और भूख सब करवा देती है। आज रामू को घर राशन भी लेकर जाना था, वरना उसका परिवार भूखा रह जाता। वो बर्तन धोकर चाय बना देता है। आग के पास खड़ा होकर कुछ राहत महसूस होती थी उसे। ठंड की वजह से रामू का भी मन किया कि एक कप चाय वो भी पी ले। वो चाय पीने के लिए 1 कप लेता है। वैसे ही उसका मालिक सेठ घनश्याम लाल उसे देख लेता है और गुस्से में बोलता है, रामू, ये क्या हरकत है? तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा है या खुद चाय पीने के लिए?
मैं इस दुकान का मालिक होकर भी दिन भर में एक ही कप चाय पीता हूं और तू नौकर होकर मलाई मार रहा है। अब तक ना जाने कितनी चाय गटक चुका होगा। आज तेरी दिहाड़ी से 2 कप चाय के पैसे काटूंगा, तब समझ आएगा। और हाँ, कल से मेरे यहां काम पर मत आना। जा, निकल जा यहां से। नहीं मालिक, नहीं। आज पहली बार चाय मैंने पी है इस दुकान से। वो आजकल ठंड ज्यादा होने लगी है, मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं है, इसीलिए गलती हो गई मालिक। अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप मेरे पैसे मत काटिए। आज घर पे राशन तक नहीं है, बच्चे भूखे हैं मेरे मालिक। ये सब तुझे चाय पीने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है तेरे बच्चों का पेट भरने का। मेरी दुकान पर काम करना है तो नियम मानने होंगे। अब ज्यादा ड्रामा मत कर। आज का काम कर ले, लेकिन कल से मेरे यहां मत आना। चला जा अब। बेचारा रामू पैसे कम मिलने की बात से परेशान था। उसे क्या पता था कि वह 1 कप चाय उसे इतनी महंगी पड़ेगी। शाम तक वह काम करता रहा और कम पैसे लेकर घर की तरफ चला गया। उसने कुछ पैसों से घर का राशन लिया और घर आ गया। रामू अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सीता उससे कहती है, अजी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और यह राशन भी इतना कम ले आए हो। इससे तो बस 5 से 6 दिन ही काम चल पाएगा। रामू सीता को सारी बातें बता देता है। सीता, मैं बहुत मजबूर हूं। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया आज, क्योंकि मैंने 1 कप चाय पी ली थी, और तो और मेरे पैसे भी काट लिए, इसीलिए राशन कम ले आया हूं। हे भगवान, तूने ये ठंड क्यों बनाई है? हम गरीबों का गुजारा कैसे होगा? अब क्या होगा जी? ऐसी सर्दी में कैसे गुजारा होगा हमारा? तुम परेशान मत हो, मैंने थोड़ा पैसा बचा लिया है। यह लो, और बच्चों के लिए गर्म कपड़ा ले लेना। अजी, आप अपने पास ही रखो और अपने लिए गर्म कपड़े ले लेना। हालत तो देखो जरा अपनी। इतनी ठंड में सिर्फ ये धोती कुर्ता ही है आपके पास। आपको भी तो ठंड लगती होगी। बच्चों के पास अभी पुराने कपड़े हैं, उनसे काम चल जाएगा। और मैं तो ज्यादातर चूल्हे के पास ही रहती हूँ, मुझे घर में इतनी ठंड नहीं लगती। आप तो बाहर काम करते हो। रामू बाजार जाकर अपने लिए एक गर्म चादर खरीद कर ले आया। जब सीता खाना बनाती है तब बच्चे उसके पास ही बैठे रहते थे और आग तापते थे। सीता, मैं बाहर जाता हूं, देखता हूं शायद कोई काम मिल जाए। ऐसे घर पर खाली तो नहीं बैठ सकता। अगर घर पर रहूंगा तो खाने के लिए मोहताज हो जाऊंगा। हाँ जी, ध्यान से जाइएगा और शाम को समय से घर वापस आ जाइएगा। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। रामू घर से बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पर रामू उसकी परवाह किए बिना बस चला जा रहा था कि कहीं तो उसे काम मिल जाएगा। वह बाजार के एक दुकानदार के पास जाता है और काम मांगता है। भैया जी, क्या आपके पास कुछ काम मिल जाएगा क्या? कोई भी काम दे दो, मैं सब करने के लिए तैयार हूं। अरे नहीं भाई, कुछ भी काम नहीं है तुम्हारे लिए अभी। वैसे ही सर्दी की वजह से काम ठप पड़ा है आजकल। रामू ने कई जगह काम ढूंढा, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। कोई उसकी गरीबी देखकर मना कर देता तो कोई उसकी उम्र का बहाना बना देता। दिन भर ठंड में भटकते भटकते उसके हाथ पैर सुन्न हो गए और मन भी टूट सा गया। ठंडी हवा उसके फटे कपड़ों के आर पार जा रही थी। मायूस होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, अब क्या करूं? कोई काम नहीं मिल रहा। अब घर का गुजारा कैसे होगा? पैसे भी बहुत कम बचे हैं और राशन भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। रामू यह सब सोच ही रहा था कि तभी एक साधु बाबा उसके पास आते हैं। बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे? मेरी झोपड़ी यहां से कुछ दूरी पर ही है। वो ठंड बहुत ज्यादा है और हवा भी तेज चल रही है, इसलिए मैं अब यह लकड़ियां ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पा रहा हूं। मेरी लकड़ियां मेरी झोपड़ी तक पहुंचा दो बेटा।
तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है बाबा जी, चलिए मैं आपका सामान आपकी झोपड़ी तक पहुंचा देता हूँ। रामू साधु बाबा की लकड़ियों का गट्ठर उठाकर उनके साथ चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वह साधु महाराज की झोपड़ी तक पहुंचता है। लीजिए साधु महाराज, आपकी झोपड़ी आ गई। क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। यहाँ बहुत ठंड लगती है, इसीलिए लकड़ी लाने गया था। बस एक मेरी गाय है जिसका नाम नंदिनी है, मेरे साथ रहती है, पर अब मैं इसका भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाता हूँ। अच्छा बाबा, अब आप आग जलाकर आराम करें और कुटिया को गर्म रखें। ठंड बहुत ज्यादा है। मैं अब चलता हूँ, मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलकर रामू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तभी साधु महाराज बोल पड़ते हैं। रुको बेटा, मेरी गाय नंदिनी को भी अपने साथ ले जाओ। इसकी अच्छे से देखभाल करोगे, इसकी सेवा करोगे तो यह तुमको बहुत ज्यादा दूध देगी। मैं तो इसका ध्यान ठंड के कारण रख नहीं पाता, इसे तुम ले जाओ। अब मना मत करना बेटा, एक साधु का आशीर्वाद समझकर रख ले। महाराज जी, अब आप इतना बोल ही रहे हैं तो मैं इस नंदिनी माता को अपने साथ ही ले जा रहा हूं। मैं इनकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मैं वादा करता हूं कि इनकी सेवा पानी में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। बस आप निश्चिंत रहिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस नंदिनी माता की सच्चे मन से सेवा कर सकूं। जब साधु महाराज रामू को अपनी गाय नंदिनी देते हैं तो उसके साथ एक छोटा सा पुराना थैला भी देते हैं। साधु महाराज ने कहा, बेटा, यह नंदिनी तो तुम ले ही जाओ, पर साथ में यह छोटा सा झोला भी ले जाओ। इसमें कुछ सूखे जड़ी बूटियों के पत्ते और मसाले हैं। जब भी तुम इस नंदिनी के दूध से चाय बनाओ तो बस एक चुटकी यह मसाला डाल देना। यह चाय न केवल थकान मिटाएगी बल्कि कड़ाके की ठंड में शरीर को अंदर से फौलाद जैसा गर्म कर देगी। रामू नंदिनी को लेकर घर की ओर चल देता है। अजी, ये गाय कहाँ से लेकर आए हो? रामू सीता को सारी बातें बता देता है। सीता, अब से यह हमारी नंदिनी है और इनकी सेवा की जिम्मेदारी भी हमारी है। तुम जाकर खाना बनाओ, तब तक मैं नंदिनी के लिए कुछ हरी घास लेकर आता हूं। हो सकता है इन्हें रात में भूख लगेगी। तुम तब तक एक बाल्टी पानी पिला देना नंदिनी को। रामू नंदिनी गाय के लिए घास लाने जंगल जाता है। और कुछ देर बाद घास लेकर आता है और नंदिनी गाय को दे देता है। चारा खाने के कुछ देर बाद नंदिनी बहुत सारा दूध दे देती है। देखो सीता, हमारी नंदिनी ने कितना सारा दूध दिया है। यह सच में कमाल की गाय है। इतना सारा दूध तो हम पी भी नहीं पाएंगे। लाइए, पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ, फिर पूरा परिवार आज साथ बैठकर गर्मा गर्म दूध पीकर ही सो जाएंगे, क्योंकि घर में ज्यादा राशन नहीं बचा है। फिर उस दिन रामू का पूरा परिवार गाय की दूध से अपना पेट भर लेता है और सब आराम से सो जाते हैं। अजी, हमारे पास इतना सारा दूध हो गया है, क्यों ना हम चाय का काम शुरू कर लें। सर्दी का मौसम है, आजकल अच्छा चलेगा चाय का काम। हाँ सीता, तुम बोल तो ठीक रही हो, पर बाकी का सामान उसका क्या?
उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अजी, आप कुछ पैसे मोहनलाल जी से उधार ले लो, काम चल जाने के बाद चुका देंगे। फिर रामू अगले दिन मोहनलाल के घर पैसे लेने जाता है। मोहनलाल बहुत ही अच्छा और दयालु इंसान था। रामू उसके घर जाकर बोला, मोहनलाल जी, वो मुझे आपसे कुछ काम था। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। अब से मैं चाय का काम शुरू करने जा रहा हूँ, उसी के लिए चाहिए थे। देखो रामू, मैं जानता हूं कि तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो। तुम्हारी आंखों में मुझे लालच नहीं बल्कि मेहनत और आत्मसम्मान दिखाई देता है। इसलिए मैं तुमसे किसी भी चीज को गिरवी रखने के लिए नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें ये पैसे भरोसे के आधार पर दे रहा हूं। इन्हें सही काम में लगाना और समय आने पर लौटा देना। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी मेहनत और सच्चाई से एक दिन जरूर सफल होोगे। फिर मोहनलाल रामू को पैसे दे देता है। रामू पैसे लेकर घर आ जाता है और अगले दिन ही वह गांव के चौराहे पर चाय की छोटी सी दुकान खोल लेता है। फिर उसने साधु बाबा के बताए अनुसार उस दूध में वह खास मसाला मिलाया। उसके बाद जैसे ही चाय उबलने लगी, उसकी महक पूरे गांव की गलियों में फैल गई। गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति जो ठंड से कांप रहा था, उसने जैसे ही एक घूंट पिया, उसकी थरथराहट रुक गई। उसने चिल्लाकर कहा, अरे बेटा रामू, ये चाय तो दवा जैसी है। पीते ही ठंड का असर खत्म हो गया और स्वाद ऐसा कि मुंह में मिठास और खुशबू देर तक बनी रहती है। गांव में जो लोग ठंड की वजह से बीमार थे, रामू की चाय पीकर उनकी सर्दी खांसी ठीक होने लगी। अब रामू की दुकान सिर्फ एक चाय की दुकान नहीं बल्कि गाजीपुर की संजीवनी चाय बन गई। जो भी रामू की चाय पीता वह रोज उसकी दुकान पर आने लगा। अब रामू का चाय का काम बहुत तेजी से चलने लगा। उसकी दुकान पर चाय पीने वालों की लंबी लाइन लगने लगी। यह सब देखकर सेठ घनश्याम लाल को उससे जलन होने लगी। ये छोरा तो बड़ा चालाक निकला। मैंने इसे काम से निकाल दिया तो इसने खुद की दुकान खोल ली। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सेठ घनश्याम लाल कुछ गुंडों को अपने पास बुलाता है और उनको रामू को परेशान करने के लिए पैसे देता है। ये ले लो पैसे और जाकर रामू को मजा छका दो। उस रामू की इतनी हिम्मत कि मुझसे बराबरी करने की सोच रहा है। 2 कौड़ी का आदमी था और 2 कौड़ी का ही रहेगा। बड़ा आया सेठ बनने। गुंडे रामू की दुकान पर जाकर उसे धमकी देते हैं। फिर वो गुंडे रामू की दुकान की चाय पीने के लिए मांगते हैं क्योंकि ठंड का मौसम था। रामू उन्हें चाय दे देता है। उसके बाद चाय पीकर वह भी उसकी चाय के दीवाने हो गए। साधु बाबा के मसाले में ही कुछ जादू था। जो उस मसाले की चाय पीता उस चाय का दीवाना हो जाता था। वो गुंडे उसकी चाय की तारीफ करते हैं। अरे वाह रामू भाई, क्या गजब की चाय पिलाई है तुमने। अब हफ्ता वफ्ता कुछ नहीं चाहिए, बस रोज सुबह 1 कप ऐसी ही चाय पिला दिया करो, वही बहुत है। फिर वो गुंडे खुश होकर वापस सेठ घनश्याम लाल के पास जाते हैं। ये लो तुम्हारे पैसे सेठ। और आज के बाद अगर रामू भाई को परेशान करने का सोचा भी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे सेठ? ऐसा बोलकर वो गुंडे सेठ को उसके पैसे वापस देकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रामू की बढ़ती कामयाबी देख सेठ घनश्याम लाल ने अपनी दुकान पर और भी ज्यादा चमक धमक करवा दी। पर उसका दिल अब भी काला था। उसने रामू को नीचा दिखाने के लिए अपनी चाय के दाम आधे कर दिए, पर फिर भी उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता था। जहां रामू की दुकान से साधु बाबा के जादुई मसाले की भीनी भीनी खुशबू आती थी, वहीं सेठ की दुकान पर सन्नाटा पसरा रहता था। गांव के लोग कहते थे, सेठ की चाय में रूखापन है और रामू की चाय में अपनापन। धीरे धीरे सेठ की दुकान के नियमित ग्राहक भी उसे छोड़कर रामू के पास जाने लगे। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि लोग सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि राहत चाहते थे, जो सिर्फ रामू की संजीवनी चाय में थी। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि सेठ के पास नौकरों को तनख्वाह देने के पैसे भी कम पड़ने लगे।
एक शाम जब सेठ अपनी सूनी दुकान में ठिठुर रहा था, तब उसे समझ आया कि उसने रामू जैसे नेक इंसान का अपमान करके अपनी ही लक्ष्मी खो दी है। अपने अहंकार की वजह से सेठ का व्यापार भी चौपट हो गया और उसकी इज्जत भी। यही उसके किए का असली नतीजा था। अब सेठ को अपने व्यवहार पर गहरा पछतावा होने लगा। उसने अपनी आंखों से देखा कि जिस रामू को उसने कभी एक कप चाय के लिए भगा दिया था, आज वही रामू पूरे गांव को ठंड से राहत दे रहा है। आखिरकार हार मानकर एक दिन जब रामू की दुकान पर भीड़ कुछ कम थी, तो अपनी गलती स्वीकार कर सेठ रामू के पास पहुंचा। वह चुपचाप मुंह झुकाए दुकान के एक कोने में खड़ा हो गया। रामू की नजर उस पर पड़ी। उसने सेठ को पूरे सम्मान के साथ उनके पास जाकर बोला, सेठ जी, आप यहाँ खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आपके लिए एक कड़क चाय बनाऊं? सेठ की आंखों में शर्मिंदगी थी। उन्होंने धीरे से अपना चेहरा खोला और भरे हुए गले से बोले, नहीं रामू, मुझ में बैठने की हिम्मत नहीं है। मैं तो आज अपनी हार और तुम्हारी जीत देखने आया था, जिसे मैंने मामूली नौकर समझकर एक कप चाय के लिए दुत्कारा था। आज वही आदमी पूरे गांव की सेवा कर रहा है। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। समय बुरा था, पर आप बुरे नहीं हैं। गरीबी इंसान को लाचार बनाती है, पर बुराई तो सिर्फ मन का एक वहम है। आप चाय पीजिए, ये आपको सुकून देगी। रामू ने अपने हाथों से सेठ को एक कप चाय दी। चाय की पहली चुस्की लेते ही सेठ जैसे अंदर से पिघल गए। सच में रामू, इस चाय में सिर्फ मसाला नहीं, तुम्हारी नेकी का जादू है। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें काम से निकाला, तुम्हारे पैसे काटे और यहाँ तक कि गुंडे भी भेजे, पर तुमने बदले में मुझे इज्जत और ये अमृत जैसी चाय दी। सेठ जी, साधु महाराज ने मुझे सिखाया था कि जो बांटोगे वही वापस मिलेगा। आपने मुझे दुकान से निकाला, तभी तो मुझे रास्ता मिला। मैं आपसे कोई नाराजगी नहीं रखता। सेठ ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और रामू की तरफ बढ़ाया। ये वो पैसे हैं जो मैंने तुम्हारी दिहाड़ी से काटे थे, और इसमें कुछ मेरे तरफ से उपहार भी है। इसे मना मत करना रामू, ये मेरे प्रायश्चित का तरीका है। और सुनो, कल से दुकान के लिए जो भी शक्कर या सामान चाहिए होगा, मेरी दुकान से ले जाना। मैं तुमसे एक पैसा भी मुनाफा नहीं लूंगा। रामू मुस्कुरा दिया। सेठ अब सच में बदल चुके थे। उस दिन गांव वालों ने देखा कि सेठ और रामू एक ही बेंच पर बैठकर चाय पी रहे थे। सेठ को अपने किए का फल मिल चुका था। रामू की दुकान अब अच्छी चलने लगी और वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। कुछ समय बाद रामू मोहनलाल जी के घर गया। उसके हाथ में पैसे थे। उसने नम्रता से कहा, मोहनलाल जी, आपने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी। आज आपकी वजह से मैं यह काम कर पा रहा हूं। ये आपके पैसे हैं। रामू, पैसे लौटाना जरूरी था, पर उससे भी ज्यादा खुशी मुझे तुम्हारी ईमानदारी से हुई। रामू ने धन्यवाद कहा और लौट आया। उसकी चाय की दुकान अब पूरे गांव की पसंद बन चुकी थी। मेहनत और सच्चाई से रामू ने अपनी जिंदगी संवार ली। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अहंकार और बुराई का अंत बुरा होता है। क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। रामू ने सेठ से बदला लेने के बजाय उन्हें माफ कर दिया और सम्मान दिया, जो यह सिखाता है कि बदले की भावना से बड़ा क्षमा का भाव होता है। निस्वार्थ मदद कभी खाली नहीं जाती। रामू ने निस्वार्थ भाव से साधु महाराज की मदद की, जिसके बदले में उन्हें मिला आशीर्वाद उनके जीवन की खुशहाली का आधार बना। वक्त सबका बदलता है, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए न तो अपनी अमीरी पर घमंड करना चाहिए और न ही किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।